जब भी कोई औरत जानबूझकर किसी भी गलत रास्ते पर चलने के लिए निकल पड़ती है, अगर उसके पीछे कोई भी व्यक्ति रोकने के लिए लगे तो समझ लो उस व्यक्ति की ज़िंदगी उस औरत की वजह से तबाह हो जाएगी। लेकिन औरत जिस रास्ते पर निकलती है उस रास्ते की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन उसका अंजाम जो होगा उसके परिवार के हिसाब से उसकी कल्पना कोई कर भी नहीं पाएगा। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने शौक़ और अपने चाहतों को पूरा करने के लिए अपने पति के ज़िंदगी को ताक पे रख देती है और ऐसा कदम उठा बैठती है कि जिसकी वजह से वह खुद इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और साथ में 3 बच्चे एक माँ के बगैर ज़िंदगी जीने के लिए हमेशा हमेशा के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग थर्रा भी जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर चैनल पर नए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में अपने नाम और अपने स्थान का एक बार कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े प्यारे लफ्ज़ों में हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक मध्य प्रदेश और उसी का जाना माना शहर पड़ता है ग्वालियर, और ठीक उसी में ही श्रीनगर पड़ता है। लेकिन उसी श्रीनगर का ही रहने वाला सुरेश होता है, जिसकी उम्र अब 22 साल के आसपास होता है, और उसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाली रीना भदौरिया होती है, जिसकी उम्र अब 35 साल के आसपास होता है। लेकिन रीना भदौरिया के टोटल 3 बच्चे होते हैं। लेकिन रीना भदौरिया का अपना जो पति होता है अब दशरथ भदौरिया होता है, जो इधर मध्य प्रदेश भिंड जिला पड़ता है। उसी में ही एक इंगुरी गांव पड़ता है। उसी गांव में मौके पर अपने 3 बच्चों को लेकर अब रह रहा होता है। लेकिन इधर रीना जो होती है और सुरेश अपनी जो ज़िंदगी होता है बड़े खूबसूरत तरीके से वहीं गुजारते हैं। लेकिन सुरेश जो होता है उसका अपना खुद का एक बिजनेस होता है ऑटो का। मौके पर ऑटो चलाने का वह कार्य करता था और बाज़ार जाता था, वहीं से काफ़ी सवारियाँ इकट्ठा करता, फिर सवारियों को एक से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाया करते थे। और इधर रीना के घर में अब रीना का जो सबसे बड़ा बेटा होता है अब मौके पर इधर दीपेश ही होता है। अब दीपेश इधर रीना के साथ खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पास एक बेकरी होता है, उसी में जाकर अब मौके पर नौकरी किया करता था। अब सुबह दीपेश निकलता तो शाम को घर जो होता है अब सुरेश धाकड़ के साथ ही वापस लौटता। अब सिलसिला यह बराबर चलता है, और तभी मैं बात कर रहा हूँ 18 फरवरी अब साल 2023 का ही। अब जैसे ही अब रात का वही 9 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त सुरेश धाकड़ जो होता है उसी बेकरी में पहुंचता है जहां पर पहले से दीपेश काम करता है। और दीपेश को सुरेश धाकड़ अपने साथ लेता और लेने के बाद सीधा का सीधा अपने रूम पर पहुंचता। लेकिन जैसे ही पहुंचता तो देखता है तो दरवाज़ा है मौके पर खुला हुआ है, और दीपेश बड़ा जल्दी अंदर जाता है और अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। लेकिन अंदर से अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसकी वजह से अब दीपेश वहीं पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही अपने कदम दरवाजे के अंदर थामता है तो देखता है उसकी जो माँ होती है फर्श पे पूरी तरह से अब मृत अवस्था में वहीं पड़ी हुई है। अब इस तरह का नज़ारा देखकर दीपेश वहीं दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ता है, और सुरेश धाकड़ भी वहीं अपने हिसाब से चीखना शुरू कर देता है। तभी सुरेश का ही एक अपना करीबी दोस्त होता है कल्लू, और कल्लू को आवाज़ लगाता है, जो दूसरे ही कमरे में मौके रहता है। तो कल्लू जब आवाज़ पाता वह भी पहुंचता है, और वह जो नज़ारा देखता है वह पूरी तरह से अफसान से रह जाता है, क्योंकि दीपा भदौरिया की जो स्थिति होती है पूरी तरह से एक मृत अवस्था की होती है। अब वहाँ पर कल्लू इधर सुरेश धाकड़ से कुछ बात करता है, और बात करने के बाद जो होता है उसी वक्त कल्लू फ़ोन करता है एम्बुलेंस के पास।
एम्बुलेंस चंद मिनट के अंदर आता है और उसी एम्बुलेंस में सुरेश धाकड़ जो होता है अब इधर रीना भदौरिया के बॉडी को ले जाता है, वहीं डंप करता है। लेकिन उसी एम्बुलेंस में रीना भदौरिया का अपना जो बेटा होता है दीपेश की भी बैठा देता है और बता देता है इधर तुम्हें अपने गांव जाना है। दूसरी तरफ सुरेश धाकड़ जो होता है अब इसकी जानकारी अब दशरथ भदौरिया को दे देता है। लेकिन चंद घंटे के अंदर जो होता है अब इधर दीपेश अपनी माँ रीना भदौरिया को लेकर एम्बुलेंस के सहारे अपने पैतृक गांव अब इंगुरी पहुंच जाता है। गांव के बाहर एम्बुलेंस खड़ा हो जाता है और वहीं से दीपक उतरता है और दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाता है और अपने पिता को आवाज़ लगाता है। और दशरथ अपने बेटे दीपेश की आवाज़ को सुनते हैं और करीब जाते हैं। दीपेश वहीं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्लापड़ता करने लग जाता है कि माँ की मौत हो चुकी है। यह बात दशरथ सुनने के बाद वह भी अपने सहयोगी को अपने साथ लेते हैं, एम्बुलेंस के पास पहुँचते हैं। एम्बुलेंस से बाहर इधर रीना भदौरिया के डेड बॉडी को निकाला जाता है। लेकिन जैसे ही दशरथ इधर रीना के करीब जाते हैं और उसके चेहरे पर निगाह मारते हैं तो पता चलता है कि रीना के कान से और साथ में नाक से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहे थे। और उसी वक्त उनको शंका होने लग जाता, बस करो, रीना की साधारण मौत नहीं हुई बल्कि रीना की अब हत्या हुई है। यही सब सोच साझ कर दशरथ भदौरिया अपने बेटे दीपेश भदौरिया को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद अपने नज़दीकी थाने अपवी में चले जाते हैं। वहाँ के जो साहब होते हैं एचएसओ साहब के सामने अब दशरथ भदौरिया जो होते हैं अपनी मन की एक एक बात रख देते हैं। एचएसओ साहब को पूरी यकीन हो जाता कि बस करो, रीना भदौरिया की जो मौत हुई है वह साधारण मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या बड़े ही तौर तरीके से की गई है। उनको यह मामला काफ़ी संज्ञान लगता है क्योंकि यह जो मामला होता है यह हत्या का सीधा अब ग्वालियर का ही होता है। इसीलिए उसी वक्त दशरथ और साथ में दीपेश को समझा बुझा कर एचएसओ साहब जो होते हैं डेड बॉडी सहित अब ग्वालियर थाने में उसी समय रेफर करवा देते हैं। और दोबारा एक वाहन के सहयोग से चंद घंटे के अंदर जो होता है अब ग्वालियर थाने में पहुंच जाते हैं। और इसकी केस जो होता है उसी समय ग्वालियर थाने के एचएसओ साहब हैंडल करते हैं। लेकिन जैसे ही वह जाते हैं, जाने के बाद अब इधर रीना भदौरिया के बॉडी को देखते हैं, एक नज़र में भाप लेते हैं, बस करो, रीना की जो मौत हुई साधारण मौत नहीं हुई है। और उसी समय अपने हिसाब से बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं साहब और वहाँ के नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब ज़िले में वहीं पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते हैं। और इधर दशरथ भदौरिया को बुलाते हैं और दशरथ भदौरिया से कुछ अहम पूछताछ करते हैं। और जब पूछताछ करते हैं तो उनके सामने उनका अपना बेटा दीपेश भी होता है। लेकिन दीपेश से जो बात दशरथ करते हैं उसी की वजह से सारा का सारा जो शंका होता है अब सुरेश धाकड़ के ऊपर टिक जाता है। पुलिस का जो टीम होती है उसी वक्त एक्शन में आने के लिए तैयार भी हो जाती है और एक टीम गठित करती है और अपने टीम के हिसाब से इधर सुरेश धाकड़ की तलाशी करने के लिए निकल जाती है। लेकिन पता चलता है कि सुरेश का जो मोबाइल है मौके पर बंद बता रहा है। एचएसओ साहब सुरेश के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगा देते हैं और उसी मदद से इधर 19 फरवरी साल 2023 को ही ठीक अपने ही मेन चौराहे पर जाकर उसको कस्टडी में लेते और लेकर थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुरेश धाकड़ पुलिस को देखता है तो पूरी तरह से शक पका जाता है क्योंकि सुरेश धाकड़ कोई ऐसा शातिर मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके। लेकिन रीना इधर भदौरिया की हत्या के बारे में जो सबके सामने सच्चाई रखता है, इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है एकदम मुंह के आ जाता है। असल में मध्य प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है और भिंड और उसी का ही पौड़ी कस्बा लगता है और उसी में ही इंगुरी गांव पड़ता है दोस्तों। और इंगुरी गांव के रहने वाले होते हैं दशरथ भदौरिया, जो एक छोटे मोटे किसान होते हैं। उनके परिवार में उनके अपने माता पिता भी होते हैं। लेकिन एक छोटे किसान के नाते जो होता है दशरथ भदौरिया के अपने गांव में काफ़ी इज्जत और मान सम्मान मिला करता था। लेकिन हाँ, बड़े ही बेजोड़ किस्म के आदमी जो होते दशरथ माधी होते हैं, मेहनत करने में कतई पीछे हटते कभी ना थे, जिसकी वजह से लोग उनके मेहनत की तारीफ तौर तरीके से किया करते थे। लेकिन तभी घटना से मात्र अब 7 साल पहले जो होता है दशरथ भदौरिया के अपने रिश्तेदार होते हैं जो इटावा शहर के रहने वाले होते हैं। उन्हीं के द्वारा पता चलता है अब इधर सीधा का सीधा रीना भदौरिया के बारे में, जो थोड़ी मोड़ी पढ़ी लिखी होती है लेकिन बोलने में एक नंबर होती है। लेकिन हाँ,
खूबसूरती तो उसकी चार चाँद मार रही होती है। लेकिन जैसे ही अब इधर दशरथ के रिश्तेदार के द्वारा अब रीना के परिवार वालों को खबर लगता है दशरथ के बारे में, तो उसी समय रीना की जो शादी होती है अब जाकर अब दशरथ भदौरिया से कर देते हैं। लेकिन रीना अपने ससुराल जब पहली बार जाती है, जाने के बाद अपने ससुराल वालों को जो दिल होता है अब बड़ी जल्दी जीत लेती है। वक्त बड़ी तेज़ी से दशरथ भदौरिया और साथ में रीना भदौरिया का बीतने लग जाता है, क्योंकि इधर रीना भदौरिया देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि इधर पूरे शौक जो होता है हर मान सम्मान देने के लिए दशरथ भदौरिया जो होता है दिन रात कड़ी मेहनत किया करता था। ऐसे वक्त बीते बीते लगभग पूरा का पूरा अब 6 साल का वक्त बीत जाता। अब इसी बीच रीना भदौरिया जो होती है टोटल अब 3 बच्चों की मां बन जाती, जिसमें अब 2 बेटे और 1 बेटी होता है। लेकिन पारिवारिक खर्चा बढ़ने की वजह से अब दशरथ माझी इतना परेशान हो जाते हैं और परेशानी को दूर करने के लिए अपने गांव के कुछ बड़े किसान होते हैं, उन्हीं के जो खेत होते हैं वह बटाई पे ले लेते हैं कि इससे हमारे पारिवारिक जो खर्चा है वह चलेगा और साथ में हमारी जो पत्नी है अब रीना भदौरिया का भी 100 श्रृंगार का खर्चा भी पूरा हो जाएगा। यही सब सोच साझ कर अब जो होता खेत में अब इधर दशरथ माझी एक टपरी डाल लेते हैं और उसी खेत में अपना जो होता है अब रात दिन अब लगे पड़े रहते थे। हफ्ते में अपने घर लगभग 1-2 दिन आना जाना हो जाता है। लेकिन रीना भदौरिया की एक अपनी अलग शौक़ होती है, एक अपने अलग सपने होते हैं, लेकिन उसके हिसाब से उसके जो सपने होते हैं समय के हिसाब से धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि रीना भदौरिया की ख्वाहिश होती है कि हमें जो भी पति मिले हमेशा हमेशा बाजार और साथ में मॉल और साथ में फिल्मों का देख रेख करवाए। यही सब सोच साझ कर रीना को उम्मीद हो जाता है कि अब हमारे जो सपने होते हैं इन्हीं बच्चों की वजह से 5 पोषण में बीत गए और आगे ज़िंदगी ना चल पाएगी। लेकिन रीना भदौरिया भले ही 3 बच्चों की माँ होती है, लेकिन देखने में ऐसी नहीं लगती कि वह 3 बच्चों की माँ है, बल्कि ऐसी लगती थी कि अभी 1 बच्चों से ऊपर ही हुई है। यही सब रीना के मन में काफ़ी ज़्यादा ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। और जब भी अब शाम का टाइम होता, शाम के टाइम में जो होता है दिन भर मेहनत मजदूरी करने की वजह से दशरथ भदौरिया अपने कमरे पर आता और आने के बाद खर्राटे भरना तो शुरू कर देता। लेकिन रीना जैसे ही करीब जाती तो खर्राटे की जो आवाज़ होती रीना के कानों में एकदम कचोड़ मारती। यही सब सोच साझ कर अब रीना की जो चाहत होती है उसी समय ढल से जाती है। अब इसी बात को लेकर रीना और साथ में दशरथ भदौरिया के बीच आए दिन अब झगड़े तकरार चलते थे। अब यह सिलसिला जो होता है ऐसे चलते चलते कई महीनों के जब वक्त बीत जाता है, तो इसी बीच दशरथ भदौरिया के ही पड़ोस के रहने वाले एक शुक्ला जी होते हैं। शुक्ला जी के यहाँ जो होता है अब दशरथ भदौरिया का काफ़ी उठका बैठका होता है, लेकिन दशरथ भदौरिया इधर शुक्ला के यहाँ आने जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते। और शुक्ला का भी जो होता है इधर दशरथ भदौरिया के घर काफ़ी आना जाना होता है। लेकिन दशरथ भदौरिया के एक अपने दूर के रिश्तेदार होते हैं कुणाल पांड्या, और कुणाल पांड्या की जो उम्र होता है वह उम्र लगभग अब इधर 28 साल के आसपास होता है। उसके घर में उसके अपनी जो परिवार होते हैं उसका परिवार टोटली मध्य प्रदेश का जाना माना एक औद्योगिक नगरी पड़ता है अब बनमौर, जो वहाँ से लगभग अब 400 किलोमीटर दूर होता है, वहीं पर होता है। मौके पर एक फैक्ट्री में इधर कुणाल पांड्या अब नौकरी किया करता था और कभी अपने रिश्तेदार के घर जो होता है इधर यानी कि शुक्ला के घर उसका आना जाना होता है। अब एक दिन जैसे शुक्ला के घर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद मौके पर अपना टाइम पास तो वहां करता है, लेकिन उसी समय उसकी जो नज़र होती है सड़क पर जाती है। और जैसे ही अब इधर कुणाल पांड्या की जो नज़र सड़क पर जाती है उसी समय उसके सामने खूबसूरत महिला आ जाती है। वह महिला कोई और नहीं होती है बल्कि ठीक शुक्ला का ही पड़ोस की रहने वाली इधर दशरथ की अपनी पत्नी अब रीना भदौरिया ही होती है। और रीना भदौरिया की जो नज़र होता है अब इधर कुणाल के पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपने पति से जाकर यह जानना चाहते थे कि आखिर जो होता है शुक्ला जी हैं कहाँ, रिश्तेदार किसका आना जाना है। और उसके जो पति होते हैं जब यह बात सुनने के बाद कहने लग जाते हैं कि अरे कुणाल को हम काफ़ी पहले से जानते हैं, वह तो बड़ा नेक दिल का ही लड़का है। यही बात सोच साझ कर रीना जो होती है अपने मन में उसी दिन से अब कुणाल पांड्या को बसा लेती है और बसाने की वजह से जो होता है खुद कुणाल पांड्या के मिलने के लिए अब उसके रिश्तेदार के यहाँ आने जाने लग जाती हैं, जिसकी वजह से कुणाल पांड्या से थोड़ी बहुत बातें तो शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसी बीच दशरथ जो होता है कुणाल पांड्या से दोस्ती बना लेता है। अब बनाने की वजह से कुणाल पांड्या इधर अब दशरथ के घर भी आना जाना शुरू कर देता है और इस तरह आने जाने लग जाता है कि दशरथ जो होते कुणाल को एक अपने परिवार का हिस्सा समझने लग जाते हैं। क्योंकि दशरथ दिन भर अपने खेती में व्यस्त रहते थे और घर का सारा जो कामकाज होता है एक आदमी के बगैर ठप रहता है।
वह भी सोचने लग जाते हैं कुरान यहीं पर रहता है, क्यों ना कुरान की मदद लिया जाए। यही सब सोच कर दशरथ जो होते हैं अब अपने घर का अगर अब कोई भी काम होता है बाज़ार में, अगर इधर रीना को जाना होता तो कुरान जो होता है इधर अपने साथ लेता, बाइक पे बैठाता, बैठाने के बाद बाज़ार ले जाता और तब तरीके से घुमाता फिराता। और रीना को भी बड़ा अच्छा लगने लग जाता है, इतना अच्छे लगने लग जाता है कि रीना को न जाने कब इधर कुणाल पांड्या से प्रेम प्रसंग हो जाता है। कुणाल पांड्या को भी यकीन हो जाता कि रीना जैसी खूबसूरत औरत हमें नहीं मिल सकती। यही सब सोच समझ कर अब रीना कुणाल के बीच जो होता है एक गहरा रिश्ता बन जाता है। और इस तरह रिश्ता बन जाता है कि रोज़ का जो होता है बाजार आना जाना कुणाल के साथ है इधर रीना का बन जाता है। और हद तब गुजर जाती है जब एक दिन रीना जो होती है शुक्ला जी के घर में पहुंचती है। पता चलता है शुक्ला जी का जो परिवार होता है मौके पर एक दूर रिश्तेदार में गया हुआ है और घर में मौके पर कुणाल पांड्या में पड़ा होता है। और लेकिन जैसे ही कुणाल पांड्या स्नान करके बाहर निकलता तो एक ही कपड़े में होता है, अंदर इधर सीधा का सीधा जाकर अब रीना भदौरिया घुस जाती। एक कपड़े की अवस्था को देखकर रीना भदौरिया वहीं इशारा मारती है और वहीं कुणाल पांड्या को ले जाती है और उसी के ही एक रूम होता उसी में ले जाकर अब इधर रीना भदौरिया और साथ में कुणाल पांड्या दोनों अनैतिक संबंध बनाते हैं। अब उसी दिन से रीना को कुणाल के द्वारा एक ऐसा रोग मिल जाता है कि उस रोग को पाने के लिए रीना जो होती है दिन रात एक कर देती है और कुणाल पांड्या से मिलने के लिए सीधा का सीधा शुक्ला के घर में पहुंच जाती और रोज़ का यह सिलसिला चलना शुरू हो जाता है बेधड़क अनैतिक संबंध में। रीना का जब मन होता है तो इधर अपने पति के कहने की वजह से कुणाल को अपने साथ लेती और उसी के मर्तबे में बैठकर बाजार जाती, तब तरीके से शॉपिंग करती और कुणाल पांड्या जो होता है अब जी तोड़ पैसे खर्च करना इधर रीना के ऊपर शुरू कर देता है। क्योंकि रीना के जो शौक़ होते हैं वही बाहरी दुनिया होता है और रीना को भी अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन रीना अब जब कभी भी कहीं रेस्टोरेंट में बैठती और जब चम्मच अपने हाथ में लेती खाना का निवाला बनाती तो उसी समय उसके मुँह से अपने पति की बुराई के अलावा कुछ निकलता नहीं है। यही सब कुणाल को भी बड़ा अच्छा लग जाता है। वह समझ जाता है कि रीना काफ़ी मजबूरी में उलझी हुई है, क्योंकि इतनी खूबसूरत महिला आखिर एक पति और एक गृहस्थी में कैसे उलझ सकती है। और यही सब जब बात होता है इधर रीना कुणाल के द्वारा सुनती तो उसके मन में जो होता है अब कुणाल के लिए अब चाहत पैदा हो जाती, उसके सपने आगे बढ़ना शुरू हो जाते। वह भी समझ जाती है कि अब हमें अपने दुनियादारी का मोह छोड़ देना चाहिए। इस नवयुवक नौजवान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए अब फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कुणाल जो होता है समय के हिसाब से वहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर जो पड़ता है बनमौर, उसका नौकरी का पेशा भी होता है, जिसकी वजह से अब महीने नहीं 1-2 महीने बाद उसका जो होता है अब इधर सीधा का सीधा पवई आना जाना हो जाता है। और 2 महीने इधर रीना के साथ अपना वक्त गुजारने के लिए कभी शुक्ला के घर में कभी रेस्टोरेंट में मुलाकात करने का वक्त चुनते। अब यह सिलसिला चलने लग जाता है कि लेकिन रीना को भी अच्छा नहीं लगता। रीना की अपनी सोच होती है कि हमारी जो मुलाकात होता है आए दिन बढ़ता रहे, क्योंकि रीना की अपनी ज़रूरत होती है। लेकिन रीना भी इधर परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ कुणाल पांड्या भी पूरी तरह से रीना के प्यार में पागल हो चुका होता है। अब एक दिन ऐसे ही जब शाम का टाइम होता है तो कुणाल जो होता है अपने ही पैतृक गांव से चलकर अब 400 किलोमीटर दूर पहुंच आता है। आने के बाद इसकी जो सूचना तो रीना को देखता है और रीना जब खबर पाती है तो अपने पति से बिना बताए सीधा का सीधा अब बुलाए हुए स्थान पहुंच जाती है और रेस्टोरेंट में लेकर इधर कुणाल पांड्या पहुँच तो जाता है। लेकिन जैसी बात करता तो रीना उसी समय कहने लग जाती है कि हमारी ज़िंदगी आखिर तुम्हारे बगैर ना चलने वाली है। कुणाल भी यही बात दोहराता है, कहने लग जाता कि बस जैसे तुम्हारी हालत है वैसे हमारी हालत है। कुणाल कह देता है क्यों ना तो हमारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए हमारे ही अब मनमोहर चलो। यह बात जब रीना सुनती करने लग जाती है कि ना, हमारा अपना पति है, हमारे अपने घर में 3 बच्चे हैं, आखिर उनके बगैर हमारी ज़िंदगी ना चलेगी। लेकिन वहाँ पर कुणाल पांड्या जो होता है रीना के सामने इतनी मीठी मीठी बात कर देता करने लग जाता है कि सोच लो हमारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरीके से बीतेगी। यह सब सोच का रीना भी वहीं काफ़ी उलझन में फंस जाती है। लेकिन रीना को अपने साथ रहने के लिए तो तरीके से प्रपोज मार देता है। लेकिन रीना जो होती है 3-4 बात करती है, फिर अपने घर चली जाती है। 4 दिन का वक्त बीत जाता है। रीना सोच कर परेशान हो जाती है कि आखिर इस मोहमाया को हमें छोड़ देना चाहिए। और तभी एक दिन दोपहर का जब वक्त होता है तो उस वक्त खुद रीना फ़ोन करती है। अब इधर सीधा का सीधा कुणाल पांड्या के पास करने लग जाती है कि ठीक है, हम बस स्टैंड पे आ रहे हैं और तुम वहाँ पर मोटरसाइकिल लेकर पहुँचो। यह बात जैसे ही कुणाल पांड्या सुनने के बाद उसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब इधर सुबह का जब टाइम होता है रीना के अपने घर में जो 3 बच्चे होते हैं, अब 3 बच्चों को सजा धजा कर आराम से स्कूल के लिए रवाना कर देती है। अब उसका जो अपना पति होता है दशरथ भदौरिया मौके पर अब खेत में अपने फसलों की रखवाली के लिए अब निकल जाता है।
तो रीना भदौरिया जो होती है मौका बड़ा अच्छा देखती है। अपने घर में जो बैग होता है उसी बैग में जितने भी कपड़े होते हैं वह पैक कर लेती है, और घर में अलमारी होता है उसी अलमारी में कुछ पैसे होते हैं, उस पैसे को ले जाकर तौ तरीके से रीना भदौरिया अपने बैग में रख लेती है। और जब समझ जाती है कि अड़ोसी पड़ोसी सब अपने काम में भिड़ चुके हैं तो दोपहर के टाइम अपना बैग लेती है, और लेने के बाद जो होता है अपनी गांव से बाहर जाती है और वहीं से एक टेम्पो लेती है, और लेने के बाद सीधा का सीधा अपने ही बस स्टैंड जो होता है अब इधर भिंड पहुंच जाती है, और भिंड से जो होता है एक बस लेती है और उसी बस पे सवार होकर सीधा का सीधा बनमौर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही बनमौर के बस स्टैंड पे उतरती है तो वहां उतरने के बाद उसकी जो नज़र होती है सामने पहुंचती देखती है कि वहां तो सामने कुणाल पांड्या बाइक लेकर खड़ा हुआ है, और कुणाल पांड्या की जो नज़र होता है अब इधर रीता भदौरिया पर पहुँचता, दोनों एक दूसरे की इशारा मारती है और जाकर उसी मोटरसाइकिल पे खुशीमय तरीके से रीना बैठ जाती है, और कुणाल पांड्या चार बात करता है। बात करने के बाद एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, और ले जाने के बाद दोनों चाय नाश्ता करते हैं, लेकिन जाकर बिन शादी के दोनों उसी रेस्टोरेंट में अब सुहाग रात मना लेते हैं। अब खुशीमय तरीके से वहाँ बाइक लेकर अब दोबारा अब निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अब जैसे ही अब शाम का टाइम होता है अब दशरथ माझी अपने घर लौटता है तो बच्चों को देखता है कि बाहर खेल रहे हैं। उसके मन में काफ़ी उलझने हो जाते हैं कि अभी तक रीना का अता पता नहीं चल रहा है, और बड़े बेटे दीपेश से पूछता है कि आखिर तुम्हारी जो माँ है वह रीना कहाँ चली गई। और यह बात दीपेश सुनता है, कहने लग जाता है कि पिताजी हमें नहीं पता, हम तो अभी 1.5 घंटे पहले स्कूल से आए हुए हैं। अब दशरथ माझी अपने बड़े बेटे से यह बात सुनता है, सुनने के बाद बड़ा चौंक से जाता है, और उसी समय अपने पड़ोसियों के घर जाता है। अब रीना भदौरिया के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन तब भी रीना भदौरिया के बारे में अब कुछ अता पता नहीं चलता कि आखिर रीना भदौरिया आज कहाँ चली गई। और लगभग 4 घंटे का वक्त बीत जाता, तब भी रीना भदौरिया के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। तो तरीके से तुरंत अपना फ़ोन लेता और रीना भदौरिया के मोबाइल पर कॉल करता है, लेकिन रीना मोबाइल जो होती है वह बंद रख लेती है, जिसकी वजह से बंद बताता है। अब इधर दशरथ बड़ा उलझन में पड़ जाता है और तलाशी करने के लिए गांव में जाता है, तो रीना के अपने जो करीबी सहेलियां होती हैं उनके घर जाता है, रीना के बारे में जानकारी लेता है। लेकिन तब भी अब रीना के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता कि रीना कहाँ चली गई। आखिर दशरथ में बड़ी सोच पड़ जाती है कि आखिर कहाँ जा सकती है। ये सब सोच साच कर अब रात का 10 बजे के आसपास टाइम हो जाता, तब भी रीना लौट के नहीं आती, और तीनों बच्चे अपने माँ के बारे में जानकारी जब अपने पिता से लेने लग जाते हैं तो दशरथ के अलावा उनकी माँ उनके घर में ना मिलती है, जिसकी वजह से बच्चे अब दशरथ के सामने काफ़ी उलझने भर सवाल करते हैं। अब दशरथ आखिर घर में रहकर करे तो करे क्या। दूसरे दिन का जब वक्त होता है तो दशरथ अपने तीनों बच्चों को अपने साथ लेता है, और लेने के बाद सीधा का सीधा शुक्ला जी के घर पहुंच जाता है। और उनके घर पहुंचता है तो उनके घर जो होता है अब जैसे ही शुक्ला जी से पूछताछ करता, शुक्ला जी ये कहने लग जाते हैं कुणाल पांड्या लगभग हमारे घर 1 महीने से ना दिखाई दे रहा है। उनके मन में आशंका जन्म लेती है कि बस करो, हमारी जो पत्नी है वह कुणाल पांड्या के साथ कहीं ना कहीं गई हुई है, क्योंकि उनको भी पता होता है, काफ़ी दिनों से हमारे कान में यह बात जरूर गूंज रही होती है कि हमारी जो पत्नी होती है रीना और कुणाल पांड्या के बीच कोई ना कोई करीबी रिश्ता बना हुआ है। आज यह शक नहीं यकीन हो गया है। अब इसी बात को लेकर सीधा का सीधा अपने थाने अब पवी जाते, वहाँ के एचओ साहब होते हैं। एचओ साहब के सामने दशरथ भदौरिया अपनी पत्नी अब रीना और साथ में कुणाल पांड्या का नाम ले लेते हैं। एचओ साहब जो होते हैं शक के बिना पर अब इधर गुमशुदा का जो मुकदमा होता है अब दर्ज कर लेते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से तलाशी करने के लिए तो लग जाए। दूसरी तरफ अब कुणाल पांड्या जो होता है उसी वक्त रीना की तलाशी करने के लिए सबसे पहले अब बस स्टैंड जाता है। अब बस स्टैंड में रीना का फोटो जो होता है काफ़ी ऑटो ड्राइवर को दिखाता है, लेकिन उसी में से एक ऑटो ड्राइवर होता है अब राम किशोर जैसे ही रीना को फोटो को देखता है पहचान कर लेता, करने लग जाता है हाँ रीना को हमने तो इसी भिंड के बस स्टैंड पे छोड़े हुए थे। अब वहाँ से जब खबर पाता है दशरथ सीधे बस स्टैंड पहुँच जाता है। वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करता, कंडक्टरों से, और कंडक्टर द्वारा पता चलता है कि हाँ रीना भदौरिया जो होती है हमारे बस में तो बैठी हुई थी। और उस महिला का फ़ोटो देखकर वह कंडक्टर जब पहचान लेता है दशरथ उसी समय उलझन में पड़ जाता है। लेकिन वह कंडक्टर से पूछना लग जाता है कि आखिर यह महिला इस बस में कहाँ तक गई थी। लेकिन कंडक्टर काफ़ी उलझन में पड़ जाता है। लेकिन उसी वक्त दशरथ जो होता है जिस बस में रीना बैठी हुई थी उस बस के ड्राइवर से मिलता है, और जैसे बस ड्राइवर से मिलता है तो कुछ बातें करता है। बातें करने के बाद बस वाला ड्राइवर जो होता है दशरथ के सामने कहने लग जाता कि हाँ यह जो महिला होती है इस बस में चढ़ी थी, और चढ़ने के बाद जो होता है कुछ बड़ी उसके चेहरे पर उलझने थी, हमारे मन में शंकाएं थी। लेकिन वह जो महिला होती है अब बनमौर तक गई थी
यह बात जैसे ही दशरथ सुनता है, सुनने के बाद उसी समय इसकी जो सूचना होता है अपने पवनी थाने में आकर एसएसओ साहब जो होती है उसी समय एक्शन में आ जाते हैं। आने के बाद दशरथ को अपनी जिप्सी में लेते हैं और सीधा का सीधा और बनमौर पहुंच जाते हैं। वहाँ का सीसीटीवी कैमरे निकालते हैं और उसी समय निगरानी मारते हैं और तभी देखते हैं कि एक बस रुकता है। वह जो बस होता है सीधा का सीधा भंड का बस होता है। उसी बस में से अब इधर रीना निकलती है और एक मोटरसाइकिल बैठ जाती है, लेकिन मोटरसाइकिल को जैसे ही दशरथ के सामने दिखाया जाता है फुटेज के द्वारा, तो दशरथ देखता तुरंत पहचान गलत करने लग जाता है कि यह तो शुक्ला जी का ही अपना रिश्तेदार कुणाल पांड्या है। और उसी समय वहाँ के जो अधिकारी होते हैं दशरथ को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद सीधा का सीधा कुणाल पांड्या के कमरे पहुँच जाते हैं और कमरे पर ही और रीना और साथ में कुणाल पांड्या मिल जाते हैं। लेकिन रीना जैसे अपने पति अब इधर दशरथ को देखती चौंक से जाती है। पुलिस की जो टीम होती है और रीना और उधर कुणाल पांड्या को दो अपने कब्जे में लेती है और लेकर सीधा का सीधा पवी थाने में पहुंच जाती है। लेकिन इधर रीना के सामने दशरथ जैसे कहने लग जाता है कि तुम्हें घर चलना चाहिए। यह बात रीना सुनती है, उसी समय इनकार कर जाती, कहने लग जाती है कि अब आप कतई अपने घर नहीं जाएंगे, अब अपने प्रेमी कुणाल पांड्या के साथ आगे की ज़िंदगी बिताएंगे। बार बार दशरथ जिद करता है, अपने बच्चों का मुंह दिखलाता है, लेकिन रीना के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वही होता है जो कोई कल्पना नहीं कर पाता कि आखिर एक माँ अपने बच्चों को अपने से दूर कैसे कर सकती है। पुलिस भी वहाँ काफ़ी हताश हो जाती है। अपने तरीके से दशरथ भी समझाता है, बच्चे भी वहाँ रहना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन रीना प्यार में इस तरह पागल होती है कि बच्चों का मुंह ना देखती। और पुलिस की जो टीम होती है समझा बुझा कर दशरथ और उसके तीनों बच्चों को 10 के साथ वापस भेज देती है। और रीना अपने प्रेमी कुणाल पांड्या को पाती है, उसके चेहरे मुस्कुराहट आ जाती है। और उसी वक्त कुणाल पांड्या बाइक पे बैठा था और लेने के बाद अपने पैतृक गांव निकल जाता है। और दशरथ अपने तीनों बच्चों को अपने गांव तो लाता है, लेकिन उसको दिखाई देता है कि तीनों बच्चों का पालन पोषण हमारी बस की बात नहीं है। और तीनों बच्चों को उनके ही ननिहाल भेज देता है और कुणाल पांड्या लेकर अब बनमौल पहुँच जाता है। बनमौल पहुंचने के बाद अब इधर जो होती है खुद अब रीना बनमौल में रहकर तौर तरीके से कुणाल पांड्या के साथ अब ज़िंदगी जीने लग जाती है। लेकिन जैसे कुछ महीने बीतते हैं, बीतने के बाद जो होता है अब इधर रीना बनमौल में रहकर कुणाल के ऊपर शादी के लिए दबाव मारती है, लेकिन हर बार आगे बात कहकर टाल जाता था। समय तो गुजरने लग जाता है, तो इसी बीच रीना को आभास हो जाता है कि आखिर कुणाल पांड्या की जो रूह है वह कहीं अलग जा रहा है, क्योंकि हमारे जो सपने होते हैं वह सपने यहाँ आकर भी धर पड़े हैं। हमारे जो सपने हैं बड़े ऊँचे थे, हमारे शौक़ थे मॉल घूमना, फिल्में देखना और साथ में तरह तरह के कपड़े पहनना, लेकिन हमारे सारे सपने कुणाल के साथ रहने के बावजूद भी धीमे पड़ गए। अब जिसकी वजह से जब भी कुणाल घर आता तो रीना जब भी पैसे की मांग करने के बाद जो होता है अब रीना को पैसे देने से इनकार कर जाता। अब इसी को लेकर रीना और कुणाल पांड्या के बीच आज दिन अब झगड़े तकरार चलते। रीना को भी गलती का आभास हो जाता है। अब रीना आखिर करे तो करे क्या, ना अपने बच्चों के पास जा सकती थी, ना अपने पति दशरथ के पास जा सकती थी, क्योंकि उसके पास बदनामी के सिवा अब कुछ बचता नहीं है। लेकिन समय तो गुजरता है, लेकिन इसी बीच अब कुणाल पांड्या और यहाँ तक कि रीना भदौरिया के बीच आज इन झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। इतने झगड़े तकरार हो जाते हैं कि रीना को लगने लग जाता कि अब हमें जो होता है कुणाल पांड्या के पास रहना ही नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी ज़िंदगी यहाँ तो तहस महस हो जाएगी। और तभी रीना एक दिन अपने ही बाजार गई हुई थी, तभी मौके पर वहीं एक ऑटो ड्राइवर मिल जाता है। उसी को इशारा मारती है, उसी ऑटो ड्राइवर के पास जाती है और उसी ड्राइवर के पास बैठ जाती है। लेकिन ऑटो ड्राइवर के पास जब बैठती है उसी समय उसका परिचय लेती है तो पता चलता है ऑटो ड्राइवर का जो नाम होता है सुरेश धाकड़, अब जिसकी उम्र लगभग अब इधर 22 साल के आसपास होता है और रीना की जो उम्र होती है उस समय 35 साल के आसपास होता है। लेकिन जब रीना सुरेश धाकड़ से बात करती है तो बात चाल की भाषा को रीना पढ़ लेती है और पढ़ने की वजह से रीना भी उससे मीठी मीठी बात करती है। पता चलता है ग्वालियर शहर का ही रहने वाला है। और उसी वक्त रीना जो होती है मीठी मीठी बातों में इस तरह सुरेश धाकड़ को ले लेती है। लेने की वजह से कैसे ना तैसे कर सुरेश धाकड़ अपना मोबाइल जो होता है नंबर निकाल कर रीना को दे देता। और घर पहुंचती है रीना, पहुंचने के बाद रात बिरात जो होती है खुद इधर सुरेश के चेहरे को याद करती। उसके मन में ऐसे लगने लगता कि हमारी ज़िंदगी का नया जो साथी है सुरेश धाकड़ है, जिसकी वजह से अपना मोबाइल निकालती है। और निकालने के बाद सुरेश के पास फ़ोन करती, कहने लग जाते कि सुरेश इस वक्त तुम हमें लेने के लिए हमारे बस स्टैंड पर आ जाओ और हमें मंदिर का दर्शन करने चलना है। लेकिन सुरेश जो होता है बड़े प्यारे लफ्ज़ों में कह देता है, मैडम जी हमारे पास इस समय नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। बात सुनकर रीना को बड़ा अच्छा लग जाता है, जिसकी वजह से रीना के दिल में धाकड़ घर कर जाता है। अब रीना मिलने के लिए बेकरार उठती है। तभी एक दिन रीना मार्केट में जाती है और जैसे शॉपिंग कर रही होती है उसी वक्त उसके बगल एक टेम्पो खड़ा हो जाता है और टेम्पो पर जैसे नज़र मारती है तो पता चलता है टेम्पो जो होता है सुरेश धाकड़ का ही है।
और चेहरे को देखती है तो पहचान लेती है। उसी वक्त उसके जब मुस्कुराहट आ जाती है और उसी टेम्पो में जाकर और बैठ जाती है। लेकिन जैसे सुरेश देखता है तो रीना को कहने लग जाता कि हम जा रहे हैं उसी रास्ते से जहाँ पर तुम उस दिन गई हुई थी, हमें मेला दिखने जाना है। यह बात जैसे ही रीना सुनती है उसी समझ के जब मुस्कुराहट आ जाती है और धाकड़ बात करते करते रीना को सीधा का सीधा मेले लेकर पहुँच जाता है और रेस्टोरेंट में जाता है तो तरीके से खाना लाता है। और रीना सुरेश धाकड़ के सामने अपनी सारी दुख वाक्या सुना देती है। सुरेश धाकड़ को लगने लग जाता है कि रीना को सहारा देने की हिम्मत, और रीना उसी दिन से रीना और सुरेश धाकड़ के बीच जो होता फ़ोन पर अब बात होने शुरू हो जाती है। सुन की बात बड़ी अच्छी लग जाती है और तभी एक दिन खुद सुरेश जो होता है रीना को बुलाता है और ऑटो में बैठाता सीधा का सीधा अपने कमरे ग्वालियर में लेकर पहुंच जाता है। ग्वालियर वाले कमरे पर जब पहुंचता है तो दोनों एक साथ बैठकर पहले खाना खाते, लेकिन उसी बीच रीना ऐसी बात कह देती है जिसकी वजह से सुरेश धाकड़ जो होता है रीना को बातें उलझ जाता है। और रीना जो होती है उसी के कमरे में अनैतिक संबंध बना देती है और संबंध का जो सिलसिला होता है अब इधर कुणाल पांड्या के गैर मौजूदगी में उसके ही कमरे पर आज दिन चलने लग जाता है। अब इधर रीना भी उसी समय ठान लेती कि आखिर ज़िंदगी है यह ज़िंदगी सुरेश धाकड़ के साथ बिताएंगे। और तभी एक दिन बिन बताए जो होता है कुणाल पांड्या से सुरेश धाकड़ के पास पहुंचती है और उसके कमरे में ठीक रिलेशन के तहत अब रहना शुरू कर देती है। पूरा जब यकीन हो जाता है रीना को अब हमारी ज़िंदगी सिर्फ सुरेश की वजह से चलेगा, तो उसी वक्त सुरेश से कुछ बात करके अपने बड़े बेटे दीपेश को अपने पास बुला लेती है, क्योंकि सुरेश जो था मौके पर अपना ऑटो चलाया करता था और दिन भर अकेली पड़ी इधर ज़्यादा से ज़्यादा जो समय होता है अपने घर में ना दे पाती थी, जिसकी वजह से उसका बेटा उसके पास आता। आने के बाद एक पास बेकरी का कंपनी होता, उसी कंपनी में अपने बेटे दीपेश का काम लगवा देता और दीपेश सुबह के टाइम जाता तो शाम के टाइम जो होता है इधर अपना ऑटो लेकर जब वापस लौटता सुरेश जो होता है उसी बेकरी के सामने खड़ा हो जाता, उसी ऑटो में जाकर दीपेश बैठ जाता, फिर अपने घर चलाता। अब रोज़ का सिलसिला चलने लग जाता है, लेकिन समय के हिसाब से इधर दीपा को भी एहसास हो जाता है कि आखिर हमारी जो ज़िंदगी है यह ज़िंदगी अब भी पूरी तरह से निराशा में भरी पड़ी हुई है, क्योंकि हमारे जो सपने हैं वह सपने तो यहाँ भी आके धर पड़े हैं। क्योंकि जब भी मौका होता है तब भी हमारे साथ बेरुखी से आखिर सुरेश पेश क्यों आता है, उसको भी समझ आ जाता है कि समय के हिसाब से जो चाहत होती है एक मर्द के अंदर कम हो जाती है। यही हाल सुरेश भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से आए दिन अब सुरेश अब इधर दीपा के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन दीपा को समझा जाता है इससे बढ़िया तो इधर कुणाल पांडे था। अब कुणाल पांडे से फ़ोन पे बात करना शुरू भी कर देती है और यहाँ तक कि कुणाल पांडे से मुलाकात करना भी शुरू कर देती है। और कुणाल पांडे से जब बात करती कुणाल पांड्या दूसरा जो होता है उसी समय यकीन दिला देता है कि तुम्हारी ज़िंदगी हमारे भरोसे चलने वाली है। और इसी यकीन की वजह से कुणाल पांड्या अब इधर सुरेश धाकड़ के कमरे पर आ जाना शुरू कर देता है। दोनों के बीच वही बातें होती, यह सिलसिला अब चलने लग जाता है। और तभी ठीक है, अब 18 फरवरी अब साल 2023 का ही उस दिन पूरे भारत में शिवरात्रि का त्यौहार होता है। तो उस इधर जो होता है अपना ऑटो लेकर सुरेश धाकड़ तो निकल जाता है और इधर उसके अपना जो बेटा होता है मौके पर अपनी कंपनी चला जाता है। लेकिन शाम के टाइम सुरेश धाकड़ जैसे लौटता है तो अपना कमरे का जो मेन दरवाज़ा था खुला देखता, अंदर जाता है तो अंदर पता चलता है इधर खुद रीना भदौरिया और साथ में कुणाल पांड्या एक अवस्था में पड़े थे। इस अवस्था को देखकर सुरेश धाकड़ अपने आप को रोक नहीं पाता और वहीं अपनी पत्नी का पिटाई करने लग जाता है। लेकिन वहाँ से कुणाल पांड्या 9 तो 11 हो जाता है और उसी वक्त इधर रीना कह बैठती कि आगे की ज़िंदगी अब तुम्हारे साथ नहीं गुजारेंगे बल्कि कुणाल पांड्या के साथ गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ रहकर हमारे जो सपने हैं यहाँ रहकर धरे पड़ गए हैं। अब यह बात जब सुनने के बाद सुरेश धाकड़ जो होता है उसी समय समझ जाता कि जो औरत है जब अपने पति और जब अपने आशिक के ना हुए तो हमारी क्या होगी। अब इसी बात को लेकर उसी के सामने लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता है। लेकिन उसी बीच उसका जो हाथ होता है अब इधर रीना भदौरिया के गले पर पहुंच जाता है। वही दुपट्टा होता है, उसी दुपट्टे को खींच लेता है, जिसकी वजह से रीना भदौरिया हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और वहाँ से तो निकलता है ऑटो लेकर और निकल जाता सीधा का सीधा जाता है मेले। और शाम का जब टाइम होता है 9 बजे के आसपास इधर दीपेश को साथ लेता और लेकर सीधा का सीधा अपने कमरे पहुँचता है। लेकिन वही नाटक करना भी शुरू कर देता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद सुरेश धाकड़ की तरफ आता है, पुलिस की जो टीम होती है वह भी अपने कानों पर यकीन नहीं करती है। लेकिन फिर सुरेश धाकड़ को अपनी कस्टडी में लेती है और ले जाकर वहाँ के न्यायालय में पेश करती था। और न्यायालय में सुरेश धाकड़ के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है।
एक लंबी सज़ा के तौर पर अब जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर सुरेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिला के रहने वाले हैं, अब नारायण दास प्रजापति उत्तर प्रदेश महोबा के रहने वाले हैं, प्रभाकर अंडमान पोर्ट ब्लेयर के रहने वाले हैं, और रोहन लाल उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं, प्रमोद कुमार बेनीवाल राजस्थान चूरू के रहने वाले हैं, और तनवारी लाल कुरैशी जो स्वयंपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे व्यूअर हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।